गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी यूपी स्पेशल पर और आपको उसका कंटेंट भी पसंद आया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त वीडियो रहेगी। ऐसी ही वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम में इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी पोर्शन है, फिर उस थ्योरी पोर्शन पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार से है। मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन करूंगा और जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम ध्यान से सुनना है, बस बस ध्यान से सुनते रहिए, एकदम समझ में आएगा। तो देखो, पहली लाइन है हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग, ये जो शब्द लिया गया है ये ऐसा ही है जैसा कि यूएन चार्टर में है, मतलब यूनाइटेड नेशन का चार्टर, उसमें ही लिखा गया वी द पीपल ऑफ यूएसए, ऐसे ही हम भारत के लोग। ये क्या दर्शाता है कि जो लोग हैं मतलब व्यक्ति हैं भारत के, वही लोकतंत्र के भीतर शक्ति का मूल स्रोत है। मतलब भारतीय संविधान की या भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का मूल स्रोत क्या है? लोग, यहाँ के लोग। क्योंकि संविधान की लाइन शुरू होती है हम भारत के लोग, मतलब संविधान किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, तो यहीं से आपको यह पता चल गया होगा कि भारतीय संविधान जो प्रेरित है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। और यह भी ध्यान रखना है कि संविधान, अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहली बार प्रस्तावना कॉन्सेप्ट आया था। अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले प्रस्तावना इंक्लूड की गई थी। लेकिन भाषा का स्वरूप किस प्रकार का होगा, ये भारत के संविधान में लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगली लाइन है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखो, यही शब्द आगे पीछे पूछता है और पूछता है कि भारतीय संविधान में इन शब्दों का क्रम लिखिए, सही क्रम लिखिए। तो सबसे पहले क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, फिर क्या है? समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष, फिर है लोकतंत्रात्मक, फिर क्या है? गणराज्य। इस लाइन को ध्यान रखना, इन शब्दों से बहुत क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमको। ठीक, अब आगे देखो क्या है। फिर उसने लिखा है कि उसके समस्त नागरिकों को न्याय। अब यहां पर इस फोकस करना न्याय पर। और न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक एक, आर्थिक दो, राजनीतिक तीन। तो न्याय कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का। ठीक, ध्यान रखना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं है, केवल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, धार्मिक न्याय की बात नहीं है। आगे, स्वतंत्रता, इस पर फोकस करो। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? एक, विचार, दो, अभिव्यक्ति, तीन, विश्वास, चार, श्रद्धा और पांच, उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? पांच। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? आंसर क्या रहेगा? पांच प्रकार। और इसका क्रम भी याद रखना, कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना। ठीक है। अगला, अगला टर्म है समानता या समता। और समता कितने प्रकार की है? इसमें दो प्रकार की। कौन कौन सी समता है? एक है प्रतिष्ठा की समता और एक है अवसर की समता, मतलब सम्मान और मौके। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने जो तीन टर्म है ये ग्रीन कलर से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए थे। ठीक है। और 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए। कौन कौन से शब्द हैं? तीन शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। अगली टर्म है बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949। अब देखो, यहां पर ध्यान देना, संविधान का अंगीकृत, संविधान कब अंगीकृत किया गया?
26 नवंबर 1949, या फिर ऑप्शन में कभी कभी देता है शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ध्यान देना है, 26 नवंबर 1949 या फिर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक। और हमें ये पता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो पूर्ण रूप से संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950, और इसी को हम क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनमें शब्दों के जो अर्थ है वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला शब्द है सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब होता है इंडिविजुअल, कि बाहर की किसी भी व्यक्ति अथवा किसी और देश का हस्तक्षेप अंदर भारत के अंदर नहीं चलेगा। मतलब भारत अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है, और भारत अपनी नीतियां, अपने नियम कानून, अपनी सभी प्रकार के जो भी उनको नियम बनाने हैं वो केवल और केवल भारतीय अपने आधार पर बनाएंगे, किसी और के कहने पर नहीं। मतलब किसी और राष्ट्र को भारत की स्वतंत्रता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, इस शब्द का ये मतलब है। अगला समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब है जहां निजी और सरकारी क्षेत्र एक साथ काम करते हों। समाजवाद का मतलब है जहां पर दोनों लोग मिलकर काम करते हों, अमीर और गरीब सभी लोग मिलकर काम करते हों, उस तरह का समाज क्या कहलाता है, समाजवाद। अगला धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी और वो धर्म के आधार पर कोई नियम अथवा कानून नहीं बनाएगी। किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी नियम अथवा कानून नहीं बनाए जाएंगे। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, लोगों के पास। अगला इंपॉर्टेंट गणतंत्र। गणतंत्र में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, इसको समझना। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा देश जिसका अध्यक्ष या मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता हो, राजा या रानी के द्वारा नहीं। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं तो उदाहरण ले लेते हैं दो, ब्रिटेन, और एक उदाहरण ले लेते हैं हम यूएसए। तो ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है, राजतंत्र, क्योंकि वहां पर राजा या रानी है। वहां का मुखिया या अध्यक्ष जो है वो राजा के रानी मतलब परिवार में से चुनता है। लेकिन यूएसए में क्या है, अध्यक्ष चुना जाता है, तो वहां पर क्या है, गणतंत्र है, गणतंत्र। ऐसे ही भारत भी क्या है, गणतंत्र है। क्योंकि हम बात करें भारत की, तो भारत का मुखिया जो होता है सरकार का, या सर्वोच्च अध्यक्ष जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। हालांकि सारी शक्तियां निहित होती हैं अधिकतर प्रधानमंत्री में, लेकिन अध्यक्ष कौन कहलाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का क्या होता है, चुना जाता है। इसलिए भारत भी क्या है, गणतंत्र है। भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। अगला न्याय के बारे में सब जानते ही हैं, और न्याय की 3 अवधारणाएं हैं संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की कोई जिक्र नहीं है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, ये बता चुका हूं। समानता के अवसर और स्थिति की, ये बता चुका हूं। बंधुता मतलब देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना। ठीक है, तो ये सभी मूल्य हैं जो संविधान की प्रस्तावना के अंदर निहित हैं। अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प कह लो या उद्देश्य प्रस्ताव कह लो। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्थानांतरित मतलब टेबल किया गया, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिका के संविधान में पेश किया गया। तो यहां पर यह क्वेश्चन बनता है कि किसी भी संविधान में प्रस्तावना या प्रस्तावना का होना किस देश की अवधारणा से संबंधित है, तो यह अमेरिका की अवधारणा से संबंधित है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। ठीक, तो यह भी ध्यान रखना है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो प्रस्तावना के बारे में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले कहां लिखी गई थी, अमेरिका के संविधान में। संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और संविधान की प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए, वो कहां से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जो संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव
प्रस्तुत किया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, जो संविधान सभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1946 में, उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था, उसको अपनाया था या अंगीकार किया था। और भारतीय संविधान को ही, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि जो मूल्य भारतीय संविधान के शामिल हैं, जिनके मूल्यों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है, सार्वभौमिकता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यही आगे जाकर के संविधान का विस्तार लेते हैं, विस्तार रूप लेते हैं, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में आकर के। और जितनी भी सरकारें होती हैं वह भी इन मूल्यों को ध्यान में रखकर ही अपने नियम और कानून जनता के लिए बनाती हैं। इसलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। हालांकि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा था, वो कहा था अनुच्छेद 32 को, मतलब मौलिक अधिकारों को। वो हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब 1976 से पहले ये 3 शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। लेकिन 1976 के बाद 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 देशों की क्रांति से प्रभावित है। एक अमेरिका की क्रांति से, जो कि 1776 में हुई थी और वहां पर राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन किया गया था। एक रूस की क्रांति से, जहां पर आर्थिक समानता के लिए आंदोलन और क्रांति हुई थी 1917 में। तो ध्यान रखना है, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहाँ, किस क्रांति से है? अमेरिका से। आर्थिक समानता किस क्रांति से है? रूस की क्रांति से। और समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, ये जो बंधुता वर्ड है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और बंधुता कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम, अब देखो सही क्रम यहां पर देखना आप, देखो न्याय, उसके बाद क्या आता है? स्वतंत्रता, उसके बाद क्या आता है? समता, उसके बाद क्या आता है? बंधुता। ये क्रम पूछे हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यही हमारे आगे क्वेश्चन बनेंगे, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इस क्रम को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी। नेक्स्ट, बेरुवाड़ी। अब देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, या उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर बार बार संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए संविधान के संदर्भ में केस होते रहे। इस पर चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये संविधान का हिस्सा है या नहीं है, या इसके आधार पर कोई निर्णय दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता। इन सभी बातों पर केस हुए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट केस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अब सबसे पहला केस आपको याद रखना है, बेरुवाड़ी बनाम संघराज्य, वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किसमें कहा गया था? बेरुवाड़ी वाले केस में। बेरुवाड़ी ने कहा था कि संविधान का अंग नहीं है, लेकिन आगे चल करके केशवानंद भारती वाले मामले में, तो केशवानंद भारती वाले मामले में ये तय कर दिया गया कि संविधान का अंग है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। तभी तो ये जब केस आया, तो इस केस आने के बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, और जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए। याद आया जो हमने भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले? तभी तो ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, इनके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं और ये संविधान का हिस्सा भी है। ठीक, अब यहां पर हमारा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बनता है कि सबसे पहला जो केस था जिसने ये कहा था कि हां, उद्देशिका संविधान का भाग है, ये स्थापित किया था, वो किया था बोमई वाले केस में। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट LIC वाले केस में भी कहा गया था कि संविधान का अभिन्न अंग है।
तो वर्तमान स्थिति की देखो 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं आपको। पहला केस, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन से केस में कहा गया था? पेरुवाड़ी में। संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। कौन से केस में कहा गया? केशवानंद भारती में। अब मूल ढांचा है और मूल ढांचे की स्थापना, वो भी केशवानंद भारती में। और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये आगे भी एक्सप्लेन करते चले गए। तो मेन जो हमारे केस हैं वो हैं दो, एक बेरुवाड़ी और एक केशवानंद भारती। बेरुवाड़ी में मना कर दिया था, केशवानंद भारती में कह दिया था, और आगे भी इसी बात को जारी रखा गया। ठीक। वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति में संविधान का अंग है प्रस्तावना, बिल्कुल है। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति का निषेध है। मतलब विधायिका का मतलब कानून बनाने का, तो इसके आधार पर ना तो कानून बनाया जा सकता है और ना इसके आधार पर कानून बनाने को रोका जा सकता है। अगला, संविधान की उद्देशिका न्यायोचित नहीं है। मतलब संविधान की उद्देशिका से न्याय नहीं दिया जा सकता, एनफोर्सेबल नहीं है। अब जितना हमने थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा उसी के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, और इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। जहां भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उनको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। और वैसे आप मुझे पूरा यकीन है कि आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, भी हमने चर्चा की है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, यह न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला, संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हालांकि 3 शब्द जोड़े गए थे, यहाँ क्वेश्चन 2 शब्द को लेकर पूछा गया है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये कब जोड़े गए थे? 1976 में, 1976 में। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना के कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। देखिए क्रम बताना है, तो मैंने आपका क्रम के लिए मैंने आपको याद करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान दो। तो सबसे पहले क्या पूछा गया है? अब देखो 1 2 3 इस प्रकार के। अच्छा, न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का। ये क्वेश्चन पूछा गया। कितने प्रकार आपसे पूछते हो, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ जान लिया इसने। कितने प्रकार, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2, भ्रातृत्व 1। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में समावेश नहीं किया गया है? विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक समानता है, स्वतंत्रता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। अब सही बताना है तो देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल ठीक, संविधान इसी के आधार पर बना आगे, पहला सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति करती है, तो ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके अंदर जो आगे जाकर एक्सप्लेन हुए हैं, कि जैसे कि हमारा भाग 3 और भाग 4 में डिटेल में समझाया गया है। अब तीसरा पॉइंट देखो क्या है, स्वतंत्र संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही, पहली लाइन ही क्या है कि हम भारत के लोग, ये भी ठीक है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, इसका कोई वर्णन इसमें नहीं है और ऐसा है भी नहीं, क्योंकि राज्य का मुखिया कह लो तो राज्यपाल, और राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आंसर रहेगा इसका बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? जिनको बाद में जोड़ा गया था, तो कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता।
इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। और इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया था, बार बार ध्यान दिलाता हूं मैं, इन इसको और इसको कब जोड़ा गया था, 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी। संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि शब्द कौन कौन से नहीं थे शामिल, हमें वो चुनना है। अब देखो, पहला पढ़ो, लोकतांत्रिक गणराज्य तो था, संप्रभुत्व पहले से ही था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द पहले से था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तीनों शब्द पहले से थे, लेकिन पंथ निरपेक्ष नहीं था तो ये आंसर नहीं हो सकता, समाजवादी नहीं था तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, बी। दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कब जोड़े गए, बार बार बता चुका हूं, 42वें संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 1976। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायिक आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, देखो दो हैं, आंसर है इसका बी। एक तो प्रस्तावना है, एक निधि निषेध तत्व, ये भाग 4 है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाग 4, यहां पर दो क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं। एक तो पूछा जाता है कि आर्थिक न्याय की बात कहां कही गई है, आर्थिक न्याय, और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य, तो ये आंसर क्या रहेगा, भाग 4 रहेगा, मतलब नीति निर्देशक तत्व रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। बार बार बता चुका हूं मैं ये वाली बात आपको, आंसर क्या रहेगा, बेरुवाड़ी वाला केस। ठीक, पढ़ चुके हैं, देख लेना, केशवानंद भारती में कह दिया था कि होगा। ठीक है, अगला, संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो यह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, ये गलत हो गया। इसे 72 में एक संविधान द्वारा सब बाद में शामिल किया गया था, नहीं, ये पहले से शामिल किया गया था, बाद में संशोधन किया गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया सकता, किया जा सकता है, पहले भी किया गया है, ये भी गलत हो गया। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को इंगित करता है, हाँ, मतलब इससे भारतीय संविधान के जो विषय हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, न्याय हो गया, समानता हो गई और स्वतंत्रता हो गई, इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, देखिए कौन सा शब्द नहीं है, समतावाद, ये नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी सब है। समतावाद का हमारे यहाँ कोई वर्णन संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत को एक सेकुलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो सेकुलर होना मतलब धर्मनिरपेक्ष होना या पंथ निरपेक्ष होना भारत की प्रस्तावना में लिखा गया है, बाकी कहीं नहीं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है, देखो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, तीनों प्रकार का न्याय है, हम पढ़ चुके हैं, तीनों प्रकार का है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कौन सा इसमें नहीं है, तो देखो सांस्कृतिक नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है, प्राधिकार स्रोत का मतलब किसने बनाया, तो मैंने पहले ही बताया था, पहली लाइन ही क्या है, हम भारत के लोग, आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से कौन से में से देश को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है, तो क्या होना घोषित किया है, देखो साम्यवाद हमारे यहाँ नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। साम्यवाद का हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई वर्णन नहीं है, और साम्यवाद की जो अवधारणा है यह समय पर चलती है कहां पर, कम्युनिज्म, ये सबसे ज्यादा है
चीन में है अभी। ठीक है, अगला, हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है? सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा कहते हैं? देखो, इनमें से आमतौर पर जो कहा जाता है, स्टार लगा देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर या तो नन ऑफ दीज होना चाहिए, और इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि आमतौर पर जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। हालांकि विशेष टिप्पणियों में मौलिक अधिकारों को बी आर अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है आमतौर पर, तो आमतौर पर किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि, किस सवाल को उठाया गया था भाई? याद होना चाहिए आपको, याद हो चुका होगा कि पूरी तरह से बदला जा सकता है, मतलब संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, संशोधित किया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, संशोधित कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, क्योंकि वहां पर केशवानंद भारती में मूल ढांचे का संविधान भी दिया था। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा कॉन्सेप्ट किस बात से आया था? केशवानंद भारती से आया था, और इसी में कहा गया था कि संविधान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन कभी किया ही नहीं जा सकता, संशोधित कर सकते हैं, पूरी तरह नहीं बदल सकते। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में किसको वर्णित किया गया है? आंसर क्या है? प्रस्तावना। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि प्रस्तावना के अंदर ही ऐसा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण, इस धर्मनिरपेक्षता, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति धर्म से इतर है, जो चाहे जिस धर्म को चाहे अपना धर्म के रूप को स्वीकार कर सकता है या अपना सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ए। 24, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिचित होती है? संविधान निर्माताओं की सोच होती है प्रस्तावना से। जो मूल्य इसमें लिखे हैं वही आगे जाकर के एक्सप्लेन किए गए हैं, उनके बारे में नियम कानून बनते हैं। 25, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को, सेम क्वेश्चन है, बस भाषा बदल दी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। निम्नलिखित में भारत के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन क्या है इसके बारे में? देखो, भारत कैसा राष्ट्र है? एक धर्मनिरपेक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 27, प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ इंगित नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन इंगित नहीं करता? तो देखो, इन सबको ध्यान से पढ़ लेना, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राज्य राजा होता है, ये आंसर होगा, क्योंकि मैं समझा चुका हूं कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा होगा वो धर्मनिरपेक्ष, वो गणराज्य नहीं होगा, वो क्या होता है? राजतंत्र होता है। ठीक है, गणराज्य नहीं होता है। गणराज्य वो होता है जहां पर राजा या मुखिया या राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि नहीं पूछा था इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। अभी क्वेश्चन हमने किया है, फिर से वही आ गया है, आप लोग बताइए। आंसर क्या हो जाएगा? सी, देश का प्रधान निर्वाचित होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये प्रस्तावना लिखी है और प्रस्तावना में डैश डैश से पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? मतलब उस समय पर कौन कौन से शब्द नहीं थे संविधान में शामिल, तो वही क्वेश्चन पूछा जो हम पहले कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था ना वो पहले था, तो हम इसका आंसर को नहीं लेंगे, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। इसमें कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखो, इन क्रमों में लिखा गया है तो जनवादी तो है ही नहीं संविधान में हमारे,
और गणतंत्र पहले से है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सार्वभौमिकता है लेकिन जनवादी नहीं है, ये नहीं होगा। अच्छा, इनमें किसी में भी, सब में जनवादी लिखा गया, तो एक देखो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये है कि जनवादी ये कॉन्सेप्ट भारत का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट चीन का है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जनवादी कहाँ का कॉन्सेप्ट है? चीन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम जनवादी यहाँ से हटा दें और यहाँ से जनवादी हटाकर यहाँ लिख दें लोकतांत्रिक, ये लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, एक समाजवादी, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, नहीं, क्योंकि बाद में चीजें जोड़ी भी तो गई हैं, तो आंसर इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया है, तो आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। 33, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। पूछा गया है इन पर विचार कीजिए, सही शब्दों को क्रमानुसार लिखिए। मतलब सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले सार्वभौमिकता है, तो आंसर पहला सी, नंबर 1 पर। दूसरा, नंबर 2 पर क्या आएगा? तो नंबर 2 पर आएगा समाजवाद। फिर नंबर 3 पर क्या आएगा? धर्मनिरपेक्ष। और नंबर 4 पर क्या आएगा? लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ए, डी और बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा? सबको याद हो गया होगा अब तो। आंसर है इसका ए। शब्द में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान प्रस्तावना में शामिल नहीं था? 3 शब्द थे, कौन कौन से थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। 36 का आंसर हो जाएगा डी। 37, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि उसको लागू किया जा सकता है कि नहीं, तो नहीं लागू किया जा सकता, न्यायोचित नहीं है, संविधान का अंग है। ठीक है, 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि लागू नहीं कर सकते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न में से कोई कथन पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने, पहला सही हो गया। नेक्स्ट, इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि इसके आधार पर हम कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो इसका सही आंसर, ऑप्शंस दिए नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहां से? हम भारत के लोग के शब्द से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, संपूर्ण रूप से समान स्वरूप और मानव है, ठीक है, सार्वभौमिकता कही जाए। अगला, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही भाव व्यक्त करता है? मतलब धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है या राज्य का कोई धर्म नहीं है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष है वो राज्य के लिए है। सरकार कोई भी नियम कानून किसी धर्म के आधार पर नहीं बनाएगी। लोग तो धर्म का पालन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? देखो, धार्मिक न्याय के बारे में बात है क्या? नहीं, मैंने चिल्ला चिल्ला के पहले ही बताया है कि धार्मिक न्याय की कोई वर्णन नहीं है। अगला, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना समाजवादी 1950 के संविधान का अंग नहीं थे, बिल्कुल ठीक। ये 76 में जोड़े गए थे, ना कि 77 में। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और प्रस्तावना का अंग है, संविधान का अंग है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कई बार कर चुके हैं, पहले भी आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। निम्नलिखित में किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभु प्रजातांत्रिक की जन्म कुंडली कहा है? तो देखिए, इसको ध्यान रखेंगे, के एम मुंशी। ये टिप्पणी है, बहुत बार पूछी गई है, जन्म कुंडली से रिलेटेड। जन्म कुंडली, ठीक है, किसने कहा है? के एम मुंशी। जन्म कुंडली मतलब के एम मुंशी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो ये कहा है बी आर अंबेडकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवाड़ी बनाम संघ, पहला ही केस हमने पढ़ा था। केशवानंद में कह दिया था कि हिस्सा है, लेकिन बेरुवाड़ी में कहा था हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित वाद में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बहुत बार बता चुका हूं, केशवानंद भारती वाले में। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या कहां मिलती है? उसकी व्याख्या कहां मिलती है जी? बताएंगे? सोच के बताइए। मैं पहले ही बता चुका हूं, कहां कहां मिलेगी? भाग 3 में और भाग 4 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्योंकि मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का जिक्र कहां है? मौलिक अधिकारों में है। और आर्थिक सामाजिक न्याय की बात कहां है? नीति निर्धारक तत्वों में है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है, रिवाइज कर लेना, आप स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? बहुत बार बता चुका हूं, रिकॉल करो। 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और बंधुता 1 प्रकार की। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 52, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध तो देखो हम पहले भी कर चुके हैं कि उद्देशिका में है और नीति निर्देशक तत्व में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 53, भारत के संविधान की उद्देशिका। अब इनमें से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, सोचिए क्या आंसर होगा। संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती। विधिक प्रभाव तब रखेगी जब अन्य भागों से स्वतंत्र नहीं होगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब इसका स्वतंत्र रूप से कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, संविधान में दिया गया अमुक। आमुख का मतलब क्या होगा? प्रस्तावना। न्यायालय में लागू नहीं हो सकती, पहला सही। महत्वपूर्ण है, उसकी उपयुक्तता है, दूसरा सही। शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि भाग 3 और भाग 4 में यही वर्णन मिलता है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो सहायता करता है मिला करके, स्वतंत्र रूप से नहीं। फिर इन ऑप्शन में से चूज करा जाएगा तो इसका सही आंसर होगा सी। वैसे तो चारों ऑप्शन इंडिविजुअली सही। तो मेरी तरफ से प्रस्तावना के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने इसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया, इसके नोट्स तैयार कर लिए, या इस वीडियो को आपने 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो आपको कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे।